हेलो स्टूडेंट्स, सामान्य अध्ययन को समर्पित द सर्वज्ञ क्लासेस में आपका स्वागत है। यह वीडियो सामान्य अध्ययन के पूर्व में जारी किए गए 2 वीडियो का अंतिम और तीसरा भाग है। जैसा कि हमने कहा था, अंतिम वीडियो में अनिवार्य 1 लाइनर आपके लिए उद्देशिका से दिए जाएंगे। उसी को पूरा करने के लिए यह वीडियो बनाई गई है। आइए आरंभ करते हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण टॉपिक उद्देशिका से गत वर्षों में आए हुए 1 लाइनर प्रश्न। उद्देशिका मैंने पहले भी कहा है, यदि आप उद्देशिका को शब्द सह याद कर लेते हैं तो फिर आप उद्देशिका से आने वाले 75 से 80% प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। इसलिए उद्देशिका से आने वाले प्रश्नों को हल करने की अनिवार्य शर्त है कि आप उद्देशिका को शब्द से याद कर लें। प्रश्न देखते हैं। विश्व में पहली बार संविधान की उद्देशिका अमेरिकी संविधान के लिए तैयार की गई थी और इसी कारण से विश्व के किसी भी देश के संविधान की उद्देशिका का प्रेरणा स्रोत अमेरिकी संविधान की उद्देशिका को ही माना जाता है। इसी कारण भारतीय संविधान की उद्देशिका की प्रेरणा भी अमेरिकी संविधान से ही मानी गई है। अमेरिकी संविधान से एक और प्रेरणा हमने ली है। हमारी उद्देशिका हम भारत के लोग वी द पीपल शब्दावली से आरंभ होती है। ठीक उसी प्रकार अमेरिकी संविधान की उद्देशिका भी वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से आरंभ होती है और इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ की उद्देशिका भी वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड नेशंस से आरंभ होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारी उद्देशिका में हम भारत के लोग शब्दावली अमेरिकी संविधान से ली गई है। तेरह दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। यह उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया। ये दोनों तिथि महत्वपूर्ण है, परीक्षा के दृष्टिकोण से याद हो जानी चाहिए। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार VN राव ने हमारी उद्देशिका का प्रारूप तैयार किया। तो आप समझ लीजिए कि उद्देश्य प्रस्ताव अलग है और उद्देशिका अलग है। उद्देशिका का आधार उद्देश्य प्रस्ताव था। उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर उद्देशिका लिखी गई। इस प्रकार उद्देशिका बाद में लिखी गई, जबकि उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत हुआ और 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। कह सकते हैं कि संविधान पहले लिखा गया और उद्देशिका उसके बाद लिखी गई। तो उद्देशिका का प्रारूप VN राव ने तैयार किया था, जबकि उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित नेहरू ने प्रस्तुत किया और 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर लिया गया। उद्देशिका में एकमात्र संशोधन 42वां संविधान संशोधन हुआ है, जो 1976 में हुआ और इस संविधान संशोधन के द्वारा उद्देशिका के प्रथम पैराग्राफ में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष पहला शब्द, दूसरा शब्द तथा छठे पैराग्राफ में और अखंडता शब्द जुड़े। इस प्रकार 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा उद्देशिका में जोड़े गए, जो थे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। आ चुके हैं, महत्वपूर्ण है, याद होने चाहिए। संविधान को अंगीकृत करने की तिथि भी उद्देशिका में स्पष्ट की गई है, जो 26 नवंबर 1949 है। वहाँ पर हिंदी में भी उसका उल्लेख है, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, और इंग्लिश में भी दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949। ये तीनों ही तरीके से हमें तिथियां याद होनी चाहिए। परीक्षा में ना हो तो इंटरव्यू में अक्सर देखा गया है कि पूछ ली जाती हैं कि संविधान के अंगीकरण की तिथि हिंदी के कैलेंडर के अनुसार बताइए, तो वो हमें तीनों याद होनी चाहिए। 26 नवंबर 1949 को क्योंकि संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित हुआ, इसी कारण से हम प्रतिवर्ष 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है,
जबकि पंडित नेहरू ने अनुच्छेद 19 मौलिक अधिकारों के अंतर्गत उसको संविधान की आत्मा माना है। लेकिन हम जानते हैं कि यदि दोनों का नाम का जिक्र नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर और पंडित नेहरू के नाम का जिक्र किए बिना हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की आत्मा कौन है, तो हम स्पष्ट उत्तर देंगे भारतीय संविधान की आत्मा उसकी उद्देशिका या प्रस्तावना है। उद्देशिका की प्रस्तावना का विचार अमेरिकी संविधान से प्रेरित है, हम जानते हैं, जबकि उद्देशिका की भाषा का प्रारूप ऑस्ट्रेलियाई संविधान से लिया गया है। इस प्रकार यहाँ स्पष्ट है कि उद्देशिका की जो निहित भावनाएं हैं और उद्देशिका की जो भाषा है वो हमने उद्देश्य प्रस्ताव और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है, जबकि उद्देशिका का विचार हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। यहाँ अंतर बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। अमेरिका से हमने उद्देशिका का विचार लिया है, जबकि उद्देशिका की भाषा और उसमें निहित भावनाओं पर उद्देश्य प्रस्ताव और ऑस्ट्रेलियाई संविधान का प्रभाव है। उद्देशिका में सम्मिलित समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का आदर्श 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का नारा ही समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, और वही हमारी उद्देशिका में शामिल है। प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों को शामिल किया गया है उनको फलीभूत करने का कार्य संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों के, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के और मौलिक कर्तव्यों के माध्यम से किया है। अर्थात उद्देशिका में जिन आदर्शों को शामिल किया गया है उनको लागू करने की जिम्मेदारी या उनको फलीभूत करने का कार्य मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य मिलकर करते हैं। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। प्रश्न आ चुका है, महत्वपूर्ण है, आप याद रखेंगे। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। वहीं प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की भी बात की गई है। यह है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो 3 प्रकार का न्याय और 5 प्रकार की स्वतंत्रता। उसके बाद उद्देशिका में 2 प्रकार की समानता की बात की गई है: प्रतिष्ठा की समता और अवसर की समता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, 2 प्रकार की समता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 3 प्रकार का न्याय। और प्रस्तावना का चौथा और महत्वपूर्ण एक और उद्देश्य है, वह है बंधुत्व की भावना का विकास करना। उद्देशिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वक्तव्य हैं जहां से अक्सर प्रश्न देखने को मिलते हैं। जैसे जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण वक्तव्य हैं वह देख लेते हैं। न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 में स्पष्ट किया कि प्रस्तावना संविधान का निचोड़ है। प्रस्तावना संविधान का निचोड़ है जिसके आधार पर सरकार को काम करना है। यह संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है। इस प्रकार न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने संविधान की मूल आत्मा बताया उद्देशिका को गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में 1967 में। के एम मुंशी ने उद्देशिका को संविधान की राजनीतिक जन्मपत्री के एम मुंशी ने उद्देशिका को संविधान की राजनीतिक जन्मपत्री या पॉलिटिकल हॉरोस्कोप की संज्ञा दी। प्रश्न, दोनों ही प्रश्न आ चुके हैं, महत्वपूर्ण हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान में प्रस्तुत हुआ और उद्देशिका जो स्वीकार की गई उसी समय स्पष्ट किया कि प्रस्ताव यह है कि उद्देशिका संविधान का अंग बने। न्यायमूर्ति रामास्वामी ने एसआर बम्बई केस में 1994 में स्पष्ट किया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर ने बेरोबारीवाद में 1960 का एक प्रसिद्ध वाद है, उसमें स्पष्ट किया कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है किंतु संविधान का अंग नहीं है। याद रखेंगे, प्रश्न आ चुका है, किस वाद में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है? तो बेरोबारीवाद 1960 में न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी तो है किंतु संविधान का अंग नहीं है। इंदिरा गांधी बनाम राजनारायणवाद 1975 में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावना को न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता। यही विचार आज भी प्रभावी है।
यही निर्णय आज भी प्रभावी है कि न्यायालय में प्रस्तावना को प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता। 1965 के सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य वाद में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावना पर गहन विचार विमर्श की छाप दिखाई देती है। ठाकुरदास भार्गव जी ने स्पष्ट कहा कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। ठाकुरदास भार्गव जी ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। एन पालकीवाला संविधान विशेषज्ञ ने स्पष्ट कहा कि उद्देशिका संविधान का परिचय पत्र है। उद्देशिका संविधान का परिचय पत्र है। सुभाष कश्यप जी ने कहा कि संविधान शरीर है तो उद्देशिका उसकी आत्मा है। उद्देशिका आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। संविधान विशेषज्ञ अर्नेस्ट बार्कर ने लिखा कि प्रस्तावना वृद्धावस्था का प्रलेख है, अर्थात प्रस्तावना पर गहन चिंतन और अनुभवों की झलक है। कह सकते हैं प्रस्तावना वृद्धावस्था का प्रलेख है। केशवानंद भारती वाद 1973 का प्रसिद्ध वाद, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की सबसे बड़ी खंडपीठ बैठी, उसमें स्पष्ट किया गया कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है और संविधान में उसका वही स्थान है जो अन्य उपबंधों का है। संविधान के मूलभूत ढांचे को क्षति पहुंचाए बिना उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है। तो यहाँ तीन बातें स्पष्ट हैं। पहली, उद्देशिका संविधान का अंग है। दूसरा, संविधान के मूलभूत ढांचे को क्षति नहीं पहुंचाई जा सकती। और तीसरा, उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है। तो केशवानंद भारती वाद के द्वारा स्पष्ट हो गया कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। संविधान का एक मूलभूत ढांचा है जिसको क्षति नहीं पहुंचाई जा सकती और उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है। प्रश्न है, क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? पहली बार यह वाद 1960 में बेरुवारी वाद में उठा, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है। किंतु 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती राय को पलट दिया और कहा कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है और मूलभूत ढांचे को क्षति पहुंचाए बिना उद्देशिका में भी संविधान के अन्य उपबंधों की तरह संशोधन किया जा सकता है। 1994 के बॉम्बई वाद तथा 1995 के LIC वाद में भी सर्वोच्च न्यायालय अपने इसी निर्णय पर कायम रहा कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है और मूलभूत ढांचे को क्षति पहुंचाए बिना उद्देशिका में भी उसी प्रकार संशोधन किया जा सकता है जैसे संविधान के अन्य उपबंधों में किया जा सकता है। तो वर्तमान स्थिति यही है कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और संविधान के मूलभूत ढांचे को क्षति पहुंचाए बिना उसमें संशोधन किया जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या प्रस्तावना प्रवर्तनीय है? प्रवर्तनीय होने का अर्थ है कि क्या प्रस्तावना में लिखी किसी बात को न्यायालय के माध्यम से लागू कराया जा सकता है? प्रस्तावना में यह उल्लेख नहीं है कि प्रस्तावना प्रवर्तनीय है या नहीं है। बेरुवारी वाद 1960 में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उद्देशिका प्रवर्तनीय नहीं है, किंतु यह निर्णय आज भी प्रभावी है। बेरुवारी वाद में न्यायालय द्वारा दिया गया यह निर्णय समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः पुनः स्पष्ट किया और केशवानंद भारती वाद में भी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, किंतु उसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। कोई भी नागरिक प्रस्तावना के आधार पर न्यायालय से किसी अधिकार की मांग नहीं कर सकता। धन्यवाद।